नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अपना टॉपिक है उत्पादन फलन, इसी को अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन जो अपना ये टॉपिक है, ये अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में हो गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, इन सब में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आज अपन। सबसे पहले है उत्पादन फलन का अर्थ। तो दोस्तों, उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच भौतिक संबंध को व्यक्त करता है। यह उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में कैसे संबंध बताता है? भौतिक संबंध बताता है। अर्थात उत्पादन के विभिन्न साधनों व उत्पादन की मात्रा के मध्य पाए जाने वाले संबंध को ही उत्पादन फलन बोलते हैं। तो दोस्तों, फलन जो है वो संबंध को ही बताता है। ये नाम ही फलन का मतलब संबंध होता है कि दो चीज़ों के बीच में संबंध बताता है। तो उत्पादन फलन जो है वो उत्पादन और जिन साधनों से उत्पादन किया जाता है, अर्थात जो उत्पादन के साधन बोले जाते हैं, उन दोनों के बीच में संबंध को बताता है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, क्यू बराबर क्यू मतलब यहाँ पे उत्पादन को लेंगे अपन, एफ फलन हो जाएगा और एक्स वाई जेड ये मान लो आपके उत्पादन के साधन हो गए। तो उत्पादन के साधनों का फलन उत्पादन, इनके बीच में रिलेशन बताएगा उत्पादन फलन। तो ये आपका समीकरण उत्पादन फलन को दर्शाता है, जिसमें आप उत्पादन का संबंध देख रहे हो उत्पादन के साधनों के साथ में। तो ये होगा उत्पादन फलन। इसके बाद देखते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं कि उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों, पहली मान्यता है कि उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। किसी समय अवधि में तकनीकी स्थिर में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, कि उस समय अवधि में आपकी तकनीकी स्थिर रहेगी, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। एक निश्चित समय अवधि में लिया गया है। फर्म की लागत में कोई अंतर नहीं होगा। अल्पकालीन उत्पादन में फलन में फर्म के कुछ साधन स्थिर व अन्य साधनों को परिवर्तनशील माना गया है। कि अल्पकालीन जो उत्पादन फलन है, इसके अंदर भी दो उत्पादन फलन होंगे, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में तो कुछ साधनों को स्थिर और अन्य साधनों को परिवर्तनशील माना गया है, और दीर्घकाल में सभी साधनों को परिवर्तनशील माना गया है। ये इसकी पांचवी मान्यता हो गई। तो ये सभी होगी उत्पादन फलन की मान्यताएं। इसके आगे अपन देखते हैं उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के 3 प्रकार हैं दोस्तों। पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन। इसमें एक साधन को स्थिर व अन्य साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है। एक साधन स्थिर है और अन्य साधन क्या है? परिवर्तनशील है करके एक समय अवधि में कुल उत्पादन पर प्रभाव देखा जाता है। किसमें एक साधन को स्थिर रख करके और अन्य साधनों को परिवर्तनशील रख करके एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत उत्पादन के ऊपर प्रभाव को देखा जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन है दोस्तों, इसमें वही एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों के परिवर्तनशील मानकर उत्पादन पर प्रभाव देखा जाता है। इसके अंदर उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है। और अल्पकालीन उत्पादन फलन में एक साधन को स्थिर और अन्य को परिवर्तनशील माना जाता है। स्थिर उत्पादन फलन है जो तीसरा, इसमें एक समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों को स्थिर मानकर कुल उत्पादन के प्रभाव को देखा जाता है। तो दोस्तों, स्थिर उत्पादन फलन के अंदर अपन सभी साधनों को स्थिर रखते हैं एक समय अवधि के अंदर। दीर्घकाल के अंदर अपन सभी साधनों को परिवर्तनशील रखते हैं, और अल्पकाल के अंदर अपन एक साधन को स्थिर रख के अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखते हैं। तो ये इन तीनों का डिफरेंस हो गया, उत्पादन फलन के प्रकार हो गए। तो दोस्तों, पहले देखते हैं अपन अल्पकालीन उत्पादन फलन। इसको अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, अल्पकालीन उत्पादन फलन को उत्पत्ति के नियम भी बोला जाता है। अगर दोस्तों ऐसे नाम दिया हुआ हो कि उत्पत्ति के नियम को बताइए, तो आपको हमेशा अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही बताना है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होगा? अल्पकाल में एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके कुल उत्पादन पर जो प्रभाव देखा जाता है, इसकी व्याख्या को ही उत्पत्ति के नियम कहा जाता है। कि अल्पकाल के अंतर्गत एक निश्चित समय अवधि में एक साधन को स्थिर रख के अन्य साधनों को परिवर्तनशील मान के कुल उत्पादन पर जो प्रभाव देखा जाता है, उसी को बोलते हैं अपन उत्पत्ति के नियम। इससे आगे है दोस्तों, उत्पत्ति के भी 3 नियम होते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। दोस्तों, यहाँ पे समता आएगा, समानता एक तरीके से, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम। क्या होता है? तो दोस्तों, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है? जब उत्पत्ति की किसी साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए, तो कि उत्पादन का जो भी है उत्पादन कर रहे हैं अपन, तो उसके किसी साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए, तो इसके उत्पादन में उसकी तुलना में अधिक वृद्धि हो। उत्पादन वृद्धि या उत्पत्ति वृद्धि, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आप उत्पादन के किसी साधन में वृद्धि कर रहे हो, उत्पादन के कोई साधन बढ़ा रहे हो, मान लो अपना उत्पादन के साधन को बढ़ा रहे हो आप,
तो उस साधन को आपने जिस साधन को बढ़ाया है उसकी तुलना में उत्पादन ज़्यादा बढ़े, उत्पादन ज़्यादा बढ़े, कि उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा उत्पादन के साधनों की तुलना में। इसको दोस्तों मैं एक एग्जांपल से आपको बता सकती हूँ। जैसे मान लो आपने उत्पादन के साधन लगा रखे हैं, कोई श्रमिक लगा रखे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, 10 श्रमिक लगा रखे हैं आपने ना, वो 10 श्रमिक जो है दोस्तों वो आपके इस 50 के बराबर कुर्सियों का उत्पादन कर रहे हैं मान लो, है ना। फिर आपने एक श्रमिक और लगा दिया एक्स्ट्रा, एक श्रमिक लगाया आपने तो ये श्रमिक हो गए 11 के बराबर। तो आपने उत्पादन के साधनों को वृद्धि की 1 की, लेकिन आपका उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया 1 की तुलना में। जैसे मान लो 55 बढ़ गया, है ना, 55 हो गई कुर्सी, वो आपका जो कुर्सियों का उत्पादन है वो 50 की जगह पे 55 कुर्सियों का उत्पादन होने लग गया उस एक श्रमिक के बढ़ाने की वजह से। तो यही उत्पत्ति वृद्धि नियम है कि उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि की जाती है उसके बदले में उत्पादन में अधिक वृद्धि हो, उत्पादन ज़्यादा बढ़े साधनों की तुलना में। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो इसके फलस्वरूप संगठन में सुधार व साधनों की कुशलता में वृद्धि के कारण उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। तो देखो जॉन रॉबिन्सन, जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने उत्पत्ति वृद्धि नियम के का एक वो रीज़न बताया है कि उत्पत्ति इसलिए बढ़ती है ज़्यादा, उत्पादन इसलिए ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि जब संगठन में सुधार हो जाता है। एक तो अगर आप काम करने लग जाते हो तो आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा, है ना, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, आप अच्छे तरीके से आपके साधन कुशल रहेंगे, आपके श्रमिकों को काम करना सीख गए, वो कुशलता में उनकी में वृद्धि हो गई, साधनों की कुशलता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई कि श्रमिक धीरे धीरे काम करना सीख गए, काम करने में वो निपुण हो गए, अच्छे हो गए काम करने के अंदर, उस काम को अच्छे तरीके से करने लग गए वो और अच्छे तरीके, क्योंकि आप जैसे जैसे करते करते दोस्तों सीखते हैं। आप किसी कार्य को जितना करोगे उतना ही आप उसको अच्छे से सीखते हो। तो श्रमिक एक टाइम के बाद में उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो और अच्छे से करते हैं। और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है तो उसकी वजह से आपने जितने साधन बढ़ाए हैं उनकी तुलना में आपका उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ता है। तो इन्होंने इसका रीज़न दिया है संगठन में सुधार और उत्पादनों की कुशलता में वृद्धि के कारण उत्पादन साधनों की तुलना में उत्पादन अधिक बढ़ता है। तो ये आपका हो गया उत्पत्ति वृद्धि नियम। इसके बाद में आता है उत्पत्ति समता नियम। तो दोस्तों उत्पत्ति समता नियम के अंदर क्या है, जब अल्पकाल में एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए, है ना। एक अल्पकाल में तो अपन को फिक्स है ना कि अपन एक साधन को स्थिर रखते हैं, अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो इसके फलस्वरूप उत्पादन स्थिर रहे तो उससे उत्पत्ति समता नियम लागू होगा कि आपने एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया लेकिन उस परिवर्तन की वजह से उत्पादन स्थिर रहा। जैसे मान लो वही 10 श्रमिक लगा रखे थे, 50 कुर्सियों का उत्पादन कर रहे थे, आपने 11 श्रमिक लगा दिए तो भी 50 कुर्सियों का ही उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे उत्पत्ति समता नियम लागू होगा कि उत्पादन उतना का उतना ही है, उत्पादन स्थिर है, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही, उत्पादन में या फिर स्थिर तरीके से वृद्धि हो रही है कि जैसे मान लो उत्पादन। इसके बाद में आता है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है, जब भी एक साधन को स्थिर रख के अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में आनुपातिक रूप से कम वृद्धि हो, उत्पादन में आनुपातिक रूप से क्या हो, कम वृद्धि हो, तो उसे उत्पत्ति नियम कहते हैं कि जितना अपन ने साधन को बढ़ाया है उसके अनुपात में उत्पादन कम बढ़े। वही जैसे मान लो 10-11 कर दिया अपन ने, श्रमिकों को 10 की जगह पे अपन ने 11 कर दिया, फिर अपन 5 का मान लेते हैं, यहाँ पे श्रमिकों को अपन ने 5 के बराबर बढ़ा दिया है। आपका ये था, ये 5 के बराबर ना बढ़ के कम बढ़े कि जैसे 52 ही होए ना, तो इनका रेशियो 5:2 रह रहा है ना, तो आनुपातिक रूप से कम बढ़ रहा है उत्पादन। श्रमिक को अपन ने 5 बढ़ाया लेकिन उत्पादन सिर्फ 2 इकाइयों के बराबर ही बढ़ रहा है। तो श्रमिक जितना मात्रा में अपन ने साधन बढ़ाए हैं उसकी तुलना में उत्पादन कम मात्रा में बढ़े, तो वहाँ पे होगा उत्पत्ति ह्रास नियम। दोस्तों उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक नाम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। इस नियम के अनुसार साधनों के अनुपात में परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव देखा जाता है। तो दोस्तों इस उत्पत्ति ह्रास नियम को एक अपन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के नाम से भी जाना जाता है और इस को आपको अलग से पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों उत्पत्ति ह्रास नियम भी वही बात है और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी वही बात है। उसी को अपन उत्पत्ति ह्रास नियम को ही अपन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बोलते हैं। इसका आपको अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए अपन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको अपन और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। दोस्तों परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पूरा अपना 20 नंबर का पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा बड़ा है, इसको अपन नेक्स्ट अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर अपन देखेंगे।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज अपन ने देखा उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं जिनको अपन ने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।